प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की संसद गए, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों में से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहले समझौते हुए, उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। तो देखिए, भारत हर जगह अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता, उनकी लीडरशिप में फायदा क्या हो रहा है इन यात्राओं में, वो आज हमको बता रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे डीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हैं ना, तो एआई में भारत भी बहुत आगे जा चुका है। सिंगापुर के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बन चुकी है। लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी ने यह भी कह दिया है कि हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। भारत की सोच बड़ी है, इसलिए मैं कहता हूं सोच बड़ी रखनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारत कहता है ऐसे सिंगापुर बहुत सारे बने, सवाल ये कि आखिर झुग्गियों में और गरीबी की जड़ों से सिंगापुर आखिर बाहर आया कैसे? सिंगापुर से अगर हमें कुछ सीखना है तो क्या सीखना है? आखिर गरीबी से बाहर, गरीबी की गर्त से बाहर सिंगापुर कैसे निकला और क्या सिंगापुर का इतिहास रहा? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए स्पेशल हमने बनाई है, ध्यान से देखिएगा। मोदी ब्रुनेई के बाद अब सिंगापुर दौरे पर है। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी भी कुछ अलग अंदाज में नजर आए और यहाँ मौजूद कलाकारों के साथ जमकर ढोल बजाया। इस दौरान लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगे। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग की मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। 4 अहम समझौतों में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये तक कह दिया कि हम भी भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर को भले ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन, साफ सफाई और शॉपिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी गिनती दुनिया में महंगे देशों में की जाती है। अब सवाल उठता है कि सिंगापुर में आखिर ऐसा क्या है कि महंगाई के मामले में इसने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ दिया है। एक समय ऐसा भी था जब सिंगापुर में लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर थे और उस समय आम जरूरत भी मौजूद नहीं थी। कई देशों की तरह सिंगापुर भी लंबे समय के लिए ब्रिटेन की तरह कॉलोनी रहा था। 11 अप्रैल 1959 में उन्हें पहले सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। सिंगापुर के ली क्वान यू पहले प्रधानमंत्री बने। इस समय इकोनॉमी बर्बाद थी और ब्रिटेन ने काफी समय तक के लिए सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। जब ब्रिटेन को फायदा मिलना बंद हो गया तो वे चले गए। साल 1959 सिंगापुर की 80% जनता झुग्गियों में रहती थी। प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने इकोनॉमी ठीक करने के लिए 1963 में सिंगापुर का मलेशिया में विलय किया, लेकिन मलेशिया की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिससे मलय लोगों को ज्यादा अधिकार दिए गए और बाद में दिक्कत इतनी बढ़ गई कि 1965 में मलेशिया ने अलग होने का फैसला लिया और फिर मलेशिया और सिंगापुर अलग हो गए। इसके बाद ली क्वान यू के पास कोई सहारा नहीं था जिससे वे गरीबी से निकल पाए, लेकिन हिम्मत करते हुए उन्होंने छोटे छोटे कैंपेन चलाए जिसमें अच्छी अंग्रेजी बोलो, घर साफ रखो जैसी छोटी छोटी कैंपेन शामिल थी। ली क्वान यू का मानना था कि जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक देश आर्थिक प्रगति नहीं करेगा। ली क्वान ने इंडस्ट्री को प्रमुखता दी और टैक्स रेट को लो रखा। इससे बिजनेस खूब फैला। इसके बाद साल 1966 में सरकारी जमीन अधिग्रहण कानून लाई ताकि लोग कम दाम में अपना घर खरीद सके। इसके लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम भी जारी की थी जिससे लोग सेविंग्स करके अपने घर खरीदे। स्कीम के जरिए 80% नागरिकों को अपना घर मिला और इसके बाद ली क्वान यू ने बिजनेस शुरू किए। उन्होंने बिजनेस की शर्तों में रियायत देकर फॉरेन कंपनीज को देशों में बुलाया।
और ऐसा करते हुए देश हर साल 9% से शानदार विकास किया। वही ली क्वान ने भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए भी उपाय खोजे थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की सैलरी अच्छी कर दी और भ्रष्टाचार से जुड़े सख्त नियम बनाए। इसके बाद महज 3 दशक बाद सिंगापुर विकसित देश बन गया। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में नंबर 1 हो गया और देश में 2.5 लाख लोग करोड़पति बन गए। ऐसे में पीएम मोदी का भारत में कई सिंगापुर बनाने वाला बयान एक प्रेरणा स्रोत भी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखा भारत की यात्रा, पीएम मोदी की यात्रा से क्या फर्क पड़ता है, क्या असर होता है। और सिंगापुर के बारे में भी अब अपनी बड़ी स्क्रीन में, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्क्रीन में से एक जो स्क्रीन है उसमें बड़ी स्क्रीन में आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है। चलिए, ये स्क्रीन के माध्यम से झुग्गियों से महल तक सिंगापुर कैसे पहुंचा। रणनीतिक स्थान सिंगापुर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। ध्यान से समझिए, ये हम सिंगापुर के बारे में आपको बता रहे हैं। सिंगापुर क्या खास है इसमें? रणनीतिक स्थान पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के लिए सटीक है। ये व्यापार के लिए बहुत जाना जाता है। सिंगापुर एक अमीर देश के रूप में जाना जाता है। रणनीतिक स्थान पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के लिए सटीक, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक जहां भी व्यापार करना है, ये एक सटीक लोकेशन पे है। ने व्यापार अनुकूल और निवेश अनुकूल नीतियां बनाई है। ये काफी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक जगह है। यहां पर कोई पैसा लगाना चाहे तो उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार में कम दरें, यानी टैक्सेशन, जो टैक्सेस कम रखी हैं और सरल नियम बनाए गए हैं। तो आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको व्यापार करना है सिंगापुर के साथ। पेपर वर्क ज्यादा नहीं है। सिंगापुर ने अपने नागरिकों की शिक्षा और तकनीकी कौशल में भारी निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट किया है लोगों पर, उनकी शिक्षा पर और तकनीकी कौशल पर, जिससे फायदा मिले। उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से एक कुशल श्रम शक्ति तैयार करने में सक्षम रहा है सिंगापुर। मलेशिया, सिंगापुर की सरकार ने भ्रष्टाचार से मुक्त और पारदर्शी शासन प्रणाली बनाई है। अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। भारत भी इसी रास्ते पर, इसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। सख्त कानून व्यवस्था है वहां पर और प्रभावी नीतियों के कारण देश तेजी से विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों का आकर्षण है ये। मजबूत बुनियादी संरचना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होता है ना, तो आपको निवेश मिलता है। निवेश सुरक्षा दे रहा है और व्यापारिक अफसरों ने मल्टीनेशनल कंपनियों यानी एमएनसीज को आकर्षित यहां पर किया है। क्या खास है यहां पर, ये आपको बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं, झुग्गियों से महल तक पहुंच गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक प्रगति हुई है। जब कहीं पर रोजगार बढ़ता है तो देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए एक हब बन चुका है सिंगापुर। सिंगापुर ने अपने बंदरगाहों, यानी कि जहां से जो जहाज चलते हैं पानी के, हवाई अड्डों, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और सड़क नेटवर्क को अत्यधिक विकसित किया है। अगर आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है ना, तो आप जो माल बना रहे हैं, माल को बनाने से लेकर कच्चा माल लाने तक सब चीजें आपकी बेहतर ढंग से हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए केंद्र स्थान बन चुका है। ये आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है। विविधीकरण, वित्तीय सेवाओं, तकनीकी उद्योग, विनिर्माण और पर्यटन में विकास किया है। पर्यटन के लिए भी सिंगापुर बहुत फेमस है और वित्तीय सेवाओं के लिए, तकनीकी उद्योग के लिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र जहां पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिंगापुर से। वित्तीय सेवाओं, तकनीकी उद्योग, विनिर्माण, ये हमने आपको बता दिया। वित्तीय सेवाओं के बारे में बता दिया, तमाम चीजों के बारे में बताया क्या कुछ खास है सिंगापुर में। चलिए, बड़ी स्क्रीन से अब आते हैं वापस आपके पास, और इसी खबर पर हमने खबर बता दी, बात खत्म नहीं हो जाती। हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तकनीकी क्षेत्र में विश्व में अपना लोहा मनवाएगा भारत क्या, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा है और 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, तकनीकी क्षेत्र में विश्व में अपना लोहा मनवाएगा भारत।